Hello students, Jai Hind to all. This is Vivek Srivastava sir, and I am here with the last topic of chapter, that is belonging to Indian history, the scene of collective belongings. Okay, in this chapter we are going to discuss the scene of collective belongings. It means राष्ट्र में एकता की भावना, कलेक्ट होना मतलब एकत्र होना, बिलोंगिंग्स में संबंध, ठीक है, यानी अपने देश से अपना क्या संबंध है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. सो बेटा, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट. दैट वीडियो में बी लॉन्ग, ओके, दैट वीडियो में बी लॉन्ग, इट विल टेक 16 to 17 minutes to describe it. Please wait till the end, okay, watch it completely. So start. Nationalism spreads when people begin to believe that they are all the part of the same nation, when they discover some unity that binds them together. जो राष्ट्रवाद की भावना है वो तब पनपती है जब लोग ये महसूस करते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं. ओके, अतः जब वो एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं. आप समझे, जैसे अब लगता है हमें कि हम एक ही देश के हैं, एक ही राष्ट्र के हैं, एक ही जिले के हैं, तो हम कोई ना कोई चीज निकाल लेते हैं, कोई बात ढूंढ लेते हैं जिससे हम बात साझा कर सकें और बात करना शुरू कर सकें. बट हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ द पीपुल. लेकिन राष्ट्र जो है लोगों के मस्तिष्क में, दिमाग में कैसे यथार्थ रूप लेता है, यानी यथार्थ रूप कैसे लेगा, ठीक है. हाउ डिड पीपल belonging to the different communities, religions, language group develop a scene of collective belongings. यानी कि विभिन्न समुदाय, विभिन्न क्षेत्र और विभिन्न भाषाओं से संबंध लोग जो अलग अलग समूहों के रहने वाले हैं, वे कैसे सामूहिक अपनेपन का भाव यानी ग्रुप को एक अपना समझे, कैसे भाव उनके अंदर विकसित किया जाए. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टॉपिक टुडे. स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पैरा. This scene of collective belonging came partly through the experience of united struggles. जो सामूहिक आंदोलन है, ये इसकी जो एक भावना है, ये आंशिक रूप से या पार्शियली रूप से कह सकते हैं कि संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी. हमने जो भी संघर्ष किया, जैसे हमने अभी गांधी जी के इतिहास को पढ़ा था, तो हमने ये देखा कि गांधी जी ने जन समूह किया, उन्होंने हिंदू मुस्लिम को मिला के एक बड़ी रैली निकाली, जनसमूह किया. ओके, तो ये क्या है, ये संयुक्त संघर्षों के परिणाम है. ओके, बट देयर वेर आल्सो अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपुल्स इमिग्रेशन. लेकिन इसके साथ साथ जो सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी हैं जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग में छा गया. राइट. History and fiction, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in making of nationalism. यानी कि इतिहास और साहित्य या लोक कथाएं, गीत जो प्राचीन गीत हुआ करते थे, फिगर्स, चित्र और प्रतीक, सिंबल्स, ओके, ये सभी जो है, सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था. ओके, द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, एज यू नो, इन मोस्ट ऑफन सिंबलाइज्ड इन फिगर और इमेजेस. जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था चैप्टर 1 में, आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन यानी राष्ट्र का कोई भी जो रूप है, आइडेंटिटी है, पहचान है, इसको विजुलाइज करने के लिए, सिंबलाइज करने के लिए हम किसी फिगर का या किसी इमेज का प्रयोग करते हैं. ओके, दिस क्रिएट एन इमेज विथ विच पीपुल कैन आइडेंटिफाई द नेशन. अब इससे क्या होता है, इससे एक इमेज क्रिएट होता है, एक चित्र बनता है जिससे कि हम आइडेंटिफाई करते हैं नेशन को. हम मानते हैं कि हमारा देश ऐसा था, जैसे हम बोलते हैं हमारी भारत माता. ओके, भारत माता, तो भारत माता एक सिंबल बना, एक पिक्चर बना, एक फिगर बना. ठीक है, इट वॉज द 20th century, यह 20वीं शताब्दी की बात है. विथ द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअलाइज्ड
विद द इमेज ऑफ भारत माता। ठीक है, 20वीं शताब्दी में जो है भारत माता के रूप में एक फिगर को जो है विजुअलाइज किया गया, एक छवि जो है रूप लेने लगी, वो आगे उभर के आने लगी। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यह जो भारत माता की छवि थी, फिगर था, ये सबसे पहले जो है चट्टोपाध्याय ने बनाया था। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया था इसको। द इमेज वॉज in the 1870 he wrote वंदे मातरम as the hymn to the motherland। यानी कि 1870 के दशक में उन्होंने एक स्तुति यानी पूजा करने के लिए, जो हम पूजा करके कोई श्लोक गाते हैं, स्तुति गाते हैं, तो स्तुति के रूप में उन्होंने वंदे मातरम गीत को लिखा था। ठीक है, later it was included in the novel आनंद मठ एंड वाइडली sung ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। बाद में इसे जो है उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में जगह दिया और बाद में उसको जो है पूरे स्वदेशी मूवमेंट में बंगाल में उसको गाया गया। मोट बाय द स्वदेशी मूवमेंट अरविंदनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। यानी कि स्वदेशी मूवमेंट में जब जो है आगे उसको बढ़ाया गया, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की एक छवि पेंटेड की बनाई, दैट इज गिवन इन फिगर 12। ओके, इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एंड एसेंटिक फिगर। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया। ओके, She is calm, composed, divine and spiritual। वह शांत है, वह गंभीर है, दैवी शक्तियों के रूप में दिखाया गया और आध्यात्मिक गुणों से उनको युक्त दिखाया जाता है इस फिगर में। In subsequent year, the image of Bharat Mata acquired many different forms as it circulated in popular prints and was painted by different artists। देखिए, आगे के समय में आगे चलकर जो है ये छवि, ये जो भारत माता की चित्र बना था, जिसको अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, इसको विभिन्न कलाकारों ने हर जगह इसको जो है आगे बढ़ाया और पॉपुलर प्रिंट्स यानी इतने पतली प्रिंट थे उसको बनाया जाने लगा। पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट, कई लोगों ने इसको बनाया। फिर से डिवोशन टू हिज मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑन वंस नेशनलिज्म। यानी कि इस मातृ छवि के प्रति जो श्रद्धा है कलाकारों के बीच, और वो आस्था का प्रतीक माने जाने लगा। ठीक है, यानी कि जो एक फिगर बना और वही फिगर भारत माता के रूप में विजुअलाइज हो गया और उसके प्रति श्रद्धा जो बनी, उससे लोगों को ये लगा नहीं, हम इस माता के लिए लड़ रहे हैं, हमें इनको फ्री करना है। सो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप्ड थ्रू a movement to receive Indian folklore। ओके, जो राष्ट्रवाद की विचार की जो भावना थी, इसको भारत के लोक कथाओं द्वारा, जो पुरानी कहानियां थी, उनको पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन में और भी मजबूती मिली। ठीक है, यानी जो हमारी पुरानी कहानियां हैं, पौराणिक कथाएं, उनको पढ़ने के बाद, उनको बताने के बाद आंदोलन और मजबूत हुआ। In late 19th century, India nationalists began recording folk tales sung by birds, and they toured villages to gather folk songs and legends। देखिए, लेट 19th century यानी कि 19वीं सदी के आखिर में या समाप्ति में राष्ट्रवादियों ने दो जातियां थी, भाट जो गाना गाने में प्रसिद्ध होते हैं, और चारण। ठीक है, तो भाटों और चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को, जो लोक कथा है यानी कि जो हमारे डोमेस्टिक एरिया की कहानियां हैं, उसको जो है दर्ज करना शुरू किया गया। ठीक है, और गांव-गांव तक घूमकर लोगों की भीड़ इकट्ठी करने लगे वो लोग, यानी गांव-गांव तक गए वो लोग और अपनी लोक कथाएं सुनाते थे, गाते थे और गा के दिखाते थे।
ओके, these tales they believed gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by the outside force. उनका ये मानना था, उन्होंने ये माना कि जो हमारी परंपरागत संस्कृति है, जो हमारी जो पुरानी धारणा है, सोच है, उसकी सही तस्वीर ये पेश करती है। कौन? ये फोक टेल्स। ओके, जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। बाहरी ताकत इन दैट केस इज द ब्रिटिशर्स। ओके, it was essential to preserve like folk tradition in order to discover one's national identity and restore a scene of pride of its one's past. देखिए, ऐसा बोला जा रहेगा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और जो पुराने जमाने के हमारे चीजें हैं, जो अस्तित्व हमारे मिट रहे हैं, अतीत के गौरव हैं, उनके जो भाव को बचाने के लिए हमें इस लोक परंपरा को बचाकर रखना जरूरी था। ओके, इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग ballads, nursery rhymes and myths. The led up movement for folk revival. देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद ये चीज जो है कलेक्ट करना शुरू किया, जिसमें बैलाड्स थे। बैलाड्स जो कि है, बैलाड्स मीन्स लोक गाथा। ओके, और राइम्स मीन्स जो बच्चों के पोयम होते हैं, यानी कि बाल गीत। और जो मिथ्स हैं, मिथ्स मीन्स मिथक। मिथक मतलब लोगों के विचार में कुछ होता है कि नहीं, ऐसा करने से ऐसा होता है, दैट इज नोन एज मिथक। एंड लेट द मूवमेंट फॉर फोक रिवाइवल्स। और उन्होंने जो है फोक रिवाइवल को बचाने के लिए एक मूवमेंट किया, आंदोलन किया, खुद ही उसमें आगे बढ़े। इन मद्रास में नितेशा शास्त्री पब्लिश्ड अ मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स। ठीक है, उन्होंने 4 खंडों में तमिल फोक टेल्स यानी कि तमिल के प्राचीन टेल्स को, पुरानी कहानियों को 4 भागों में प्रकाशित किया। द फोकलर ऑफ साउदर्न इंडिया, जिसका नाम रखा गया कि साउदर्न इंडिया यानी दक्षिण भारत के जो है पुरानी कथाएं। ही बिलीव दैट folklore was national literature. It was the most trustworthy manifestations of the people's real thoughts and characteristics. उनका ये मानना था कि जो हमारी लोक कथाएं हैं, ये राष्ट्रीय साहित्य की होती हैं और लोगों के असली विचार और विशिष्टताओं के लिए सबसे विश्वसनीय, यानी कि जिस पर हम ट्रस्ट कर सके, ट्रस्टवर्दी ये अभिव्यक्ति है। ओके, एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, जैसे जैसे जो राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, नेशनल लीडर बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन्स एंड सिंबल्स एंड यूनिफाइंग पीपुल एंड इंस्पायरिंग इन देम अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। जो आंदोलन आगे बढ़ता रहा तो राष्ट्रवादी नेता लोग एक दूसरे को और नजदीक करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में सबको बताने लगे, जागरूक होने लगे। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राई कलर फ्लैग, यानी कि बंगाल में जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ, उस समय एक तिरंगा झंडा बनाया गया, जिसमें उस समय 3 रंग थे, रेड, ग्रीन एंड येलो। इट मीन्स हरा, पीला और लाल, ये बनाया गया। इट हैड 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें जो है 8 कमल के फूल थे। ओके, और वो 8 जो फूल थे वो प्रतीक थे कि जो प्रोविंसेस ब्रिटिश लोगों ने हमारे पास बनाए हैं। ठीक है, एंड क्रिसेंट मून, और उसमें एक अर्धचंद्र है, एक आधा चंद्रमा दर्शाया गया था। बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइन्ड स्वराज फ्लैग। 1921 में गांधी जी ने एक फ्लैग बनाया, एक झंडा बनाया, जिसका नाम रखा गया स्वराज फ्लैग। ओके,
इट वॉज अगेन अ ट्राई कलर रेड ग्रीन एंड व्हाइट। यह भी 3 रंग का था, लेकिन इसमें 3 रंग जो थे वो रेड ग्रीन और व्हाइट थे, यानी कि लाल, हरे और सफेद, यानी पीले रंग को हटा के सफेद रंग डाल दिया गांधी जी ने स्वदेशी झंडे में। एंड ही स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, और बीच में एक स्पिनिंग व्हील रहा, जो चक्र है वो था, रिप्रेजेंटिंग गांधीयन आइडिया टू सेल्फ हेल्प। अब वो जो चक्र था वो बता रहा था कि ये गांधीयन आइडिया है, यानी ये गांधीवाद का प्रतीक है, ठीक है, और जो हमें स्वावलंबन बताता है, यानी जो हमें आगे बढ़ने रहने के लिए, खुद पे डिपेंड होने के लिए कहता है कि आप खुद पे डिपेंड हो, स्वावलंबन बने। कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग लॉफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकम अ सिंबल ऑफ डिफेंस, यानी कि जो ये झंडा था, इस झंडे को थाम के चलना जो है, ये शासन के प्रति, जो अंग्रेजों का शासन था उसके प्रति एक अवज्ञा का संकेत था, यानी हम जो है डेफिएंस कर रहे हैं, आपकी बातों को नहीं मान रहे हैं और हेलना कर रहे हैं, राइट। अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का जो है रीइंटरप्रिटेशन, यानी कि पुनर्व्याख्या, राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन था। ओके, that was by the end of 19th century many Indians begin feeling that instill a sense of pride in the nation. okay, यानी 19वीं सदी के अंत तक बहुत सारे भारतीयों को यह महसूस होने लगा था कि राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना, जो गौरव की भावना है उसके जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। ओके, द ब्रिटिश सॉ इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव। जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने भारतीयों को प्रिमिटिव बोला, यानी कि पिछड़े हुए लोग बोला, ठीक है, और आदिम यानी पुराने जमाने के लोग के रूप में बताया, ठीक है। प्रिमिटिव इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ, और यह भी बोला कि वह अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। ओके, अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। In response, Indians began looking into the past to discover India's great achievements. अब इसका जवाब देने के लिए जो भारत के लोग थे वह अपनी प्राचीन जो कहानियां थी, महान गाथाएं थी, या जो पुराने इतिहास थे उसको फिर से पढ़ना शुरू किया, गौरवमयी प्राचीन युग को बताना शुरू किया, जानना शुरू किया। They wrote about the glorious development in ancient times when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, craft and trade have flourished. देखिए, जब कला और वास्तुकला, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत में प्राचीन काल से ही चीन के रहने वाले लोग आते थे, वो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है। तो अब अगर वो शिक्षा ग्रहण करते थे उस टाइम में, तो हम प्रिमिटिव कैसे हो गए, हम पिछड़े कैसे हो गए? तो इस चीज का जवाब देने के लिए भारतीय लोगों ने पुराने इतिहास को खंगालना शुरू किया और जो भारत का अतीत था उसके बारे में बताना शुरू किया, जिसमें मुख्य रूप से जो है वो कला और वास्तुकला, यानी कि वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, धर्म और संस्कृति, इसके अलावा कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। They wrote about this glorious time in their view was followed by a history of decline. उनका यह कहना था, उनका यह मानना था कि इस महान युग के बाद युग के पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना दिया गया, ठीक है। So these nationalist historians argued that it is to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change the miserable condition of life under the British rule. उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाया जाए, यानी कि उसको अपनाने का, संघर्ष करने का आह्वान किया, लोगों से
विनती की, लोगों को प्रेरणा दी कि आप इससे बचने का प्रयास करें। सो दीज एफर्ट्स टू यूनिफाई पीपल वेयर नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स। जैसा कि आपने सुना, इन सारी चीजों में यह देखा गया कि हम भारतीय एकजुट हो रहे थे। ओके, तो एकजुट होना भी आसान तो नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। When first glorified was Hindu, when the image celebrated was drawn from Hindus' iconography, then the people of other communities felt left out. यानी कि जितनी चीजें हुई, जितने काम हुए, इसमें हिंदुइज्म की बात हुई, ठीक है, और भारत माता का चित्र बना, वो भी हिंदू धर्म से संबंधित बना। सो व्हाट अबाउट द अदर रिलीजन्स, यानी दूसरे जो रिलीजन के लोग थे वो क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे? ओके, सो दे फेल्ट लेफ्ट आउट, उन्होंने ये महसूस किया कि हमें शायद छोड़ दिया गया है। सो दैट वाज द एंड ऑफ चैप्टर 2. देयर इज अ टॉपिक दैट इज नोन एज कंक्लूजन. If you are interested, then I will provide the explanation of conclusion also. So up to the next video, conclusion maybe of 3 or 4 minutes, I will provide it by tomorrow. Till then, enjoy watching my channel. Have a nice day.